Hello everyone, welcome again to online session of Manolaw classes. I'm Dinesh Kumar and I'm working as an academic head of Manolaw classes. So dear students, in today's session I will discuss with you the detailed strategy subject wise for CLAT and ILAT 2025. So I will discuss the strategy for legal aptitude and rest of our faculty members will discuss the strategy in their respective sections. So now we come to the लीगल एप्टीट्यूड सेक्शन। तो देखिए जैसे लीगल एप्टीट्यूड सेक्शन है तो इसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि नाउ 12 मंथ्स के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। और ये स्ट्रेटेजी जो हम डिस्कस कर रहे हैं इट विल बी फॉर क्लैट आईलेट बोथ ऑफ द एग्जामिनेशंस। सो नाउ फर्स्ट इज अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न। तो सबसे पहले आप लोगों को एग्जाम पैटर्न को समझना है। एग्जाम पैटर्न हियर मींस कि कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने पैसेजेस आते हैं और एक सेक्शन में कितने क्वेश्चंस आएंगे, सेक्शन क्वेश्चन के नंबर कितने होंगे, इस तरह से। तो अगर हम लीगल एप्टीट्यूड में देखें तो इसमें अराउंड आपको 30 क्वेश्चंस आएंगे और ये जो 30 क्वेश्चंस हैं ये आपको 6 पैसेजेस में डिवाइडेड मिलेंगे, ठीक है। नाउ फिर आपको ये देखना है कि आपको अपना गोल सेट करना है, यानी कि आपको किस लॉ स्कूल में एडमिशन चाहिए। फॉर एग्जांपल देयर आर 25 NLUs इन आवर कंट्री। अब ये जो NLU हैं उसमें से आपको कौन सी चाहिए, तो वो आपको डिसाइड करना है अपनी एबिलिटी के आधार पर, ठीक है, कि आप किस तरह से, कितनी आपकी आज कैपेसिटी है कि किस में आप एडमिशन ले सकते हैं। देखिए अगर आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं तो आप टारगेट कर सकते हैं टॉप 5 NLUs का, और अगर आप थोड़े से कम इंटेलिजेंट हैं तो आपको थोड़ा सा जो लोअर NLUs हैं, देखिए NLU सारे इक्वल होते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी एक रैंक के हिसाब से अगर हम देखें तो उनको इस तरह से कैटेगराइज किया जाता है। नाउ फिर आपको अपना एक शेड्यूल बनाना है और शेड्यूल जो बनाना है वो आपको एक रियलिस्टिक शेड्यूल बनाना है। रियलिस्टिक शेड्यूल का मतलब यहाँ पर यह है कि आप ऐसा ही शेड्यूल बनाएं जिसको आप लागू कर सकें या जिसको आप एनफोर्स कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि मैं 12 आवर्स पर डे स्टडी करूंगा, तो हो सकता है ये उसके लिए फीजेबल ना हो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो 12th में होते हैं तो उनके पास बोर्ड का एग्जाम भी होता है और स्कूल के बहुत सारे ऑब्लिगेशंस होते हैं, तो उनके लिए फीजेबल नहीं है। लेकिन जहां तक हम देखें कि कोई स्टूडेंट अगर 6 to 7 आवर्स कंसिस्टेंटली स्टडी करता है तो वो इस एग्जाम को क्वालिफाई इजीली कर सकता है और वो स्टूडेंट टॉप 5 NLUs में एडमिशन ले सकता है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो कंसेप्ट है किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के उन पर फोकस करना है, यानी कि जो आपकी स्टडी है वो दैट शुड बी कंसेप्चुअल स्टडी। आपको रटना कुछ भी नहीं है, ठीक है, ना ही आपको किसी लॉ के सेक्शन रटने हैं, ना ही आर्टिकल रटने हैं, ठीक है, बट आपको क्या करना है, एक तो आपको कंसेप्ट को समझना है और जो केस स्टडीज हैं उसको समझना है। साथ ही साथ आपको जो अपनी रीडिंग स्किल है उसको बहुत ज्यादा फास्ट करना है, क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि वो पूरे पेपर को पढ़ ही नहीं पाते, ठीक है, तो वो उस प्रॉब्लम से आपको बचना है, ठीक है। तो ये कब कर पाएंगे आप, ये आप तभी कर पाएंगे जब आपकी रीडिंग स्पीड काफी फास्ट होगी। फिर आपको क्या करना है, जो भी आपका टाइम टेबल है, फॉर एग्जांपल आप 7 आवर्स डेली देते हैं, 7 आवर्स में आप क्या करेंगे कि इसको डिवाइड कर लीजिए कि भाई लीगल एप्टीट्यूड को मैं 2 आवर्स डेली दूंगा, ठीक है, और लीगल एप्टीट्यूड में भी देख लेंगे आप कि किस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो जनरली जो 4 मेन सब्जेक्ट हैं जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा उनसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, लाइक कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट, IPC एंड कॉन्स्टिट्यूशन।
मेजर एरिया ऑफ क्वेश्चन, ये 4 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, तो इसमें भी आपको देखना है कि किस सब्जेक्ट में आप वीक हैं, किस सब्जेक्ट में आप स्ट्रांग हैं, और जिस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस ज्यादा है उसको थोड़ा ज्यादा टाइम देना है। साथ ही साथ प्लस जो करंट अफेयर्स है हमारे, करंट अफेयर्स पे फोकस करना है। अब करंट अफेयर के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम डेली न्यूज एनालिसिस होता है हमारे कोचिंग सेंटर में। दूसरा क्या है कि मैं करंट लीगल जीके पे एक वीडियो बनाता हूं मंथली, इस तरह से तो वहां से आपके करंट अफेयर कवर हो जाते हैं। लेकिन आप लोगों को भी एडवाइस है कि आप लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। अब हम आते हैं 4 मेजर सब्जेक्ट। तो जो हमारे 4 मेजर सब्जेक्ट हैं वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, आईपीसी है और लॉ ऑफ टॉर्ट है। इसके अलावा हम अराउंड 35 अदर लॉज के सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। इन 4 सब्जेक्ट को हम बहुत डिटेल में कवर करते हैं, और ये जो हमारे अदर लॉ के 35 सब्जेक्ट्स हैं, इनके हम केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही कवर करते हैं। अब इसमें करना क्या है कि जैसे अगर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सारे सेक्शन या सारे टॉपिक्स को आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ही आपको फोकस करना है। ऐसा हम अपने 20 साल के एक्सपीरियंस के आधार पर आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जो क्वेश्चंस आपको आते हैं वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ही आते हैं, और एग्जामिनर थोड़ा जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनसे क्वेश्चन आपको नहीं पूछता। तो अगर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो इसमें पहला देखेंगे आप जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सेक्शन 1 to 75 तक होता है, और इसी से आपको अराउंड 90% क्वेश्चन यहीं से आपको फॉल करते हैं। इसमें अगर हम टॉपिक देखें तो ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, कंसिडरेशन है और डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो ये 6-7 टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप क्या करें कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें। तो अगर आप मनु लॉ क्लासेस में एडमिशन लेते हैं तो हमारे पास बहुत ही अच्छी डिजाइन बुक है, जिसमें हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर सारा कंटेंट दिया हुआ है और पीछे एमसीक्यूज और प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन या पैसेज बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो यानी कि आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलते हैं, और जब आपको वो टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलते हैं तो आपको कहीं और से क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सेकेंड पॉइंट ये है कि आपको कंसेप्ट पर ध्यान देना है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि आपको किसी भी चीज को रटना नहीं है, बल्कि आपको समझना है। नेक्स्ट हम आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे। सिमिलरली आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ही आपको फोकस करना है, जैसे कि प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यूनियन एग्जीक्यूटिव, इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, जो कुछ लैंडमार्क जजमेंट है हमारे, लैंडमार्क जजमेंट फॉर एग्जांपल सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, और केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इस तरह के केसेस पर ही आपको फोकस करना है। वैसे तो देखो स्टूडेंट, आपको थाउजेंड ऑफ केसेस मिलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ही केवल, लेकिन आपको उन सब केसेस को नहीं पढ़ना, ठीक है। अराउंड आपको कॉन्स्टिट्यूशन में 10 केसेस ही पढ़ने हैं, जो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। इंडियन पीनल कोड में देखें हम, तो इसमें आपको क्या करना है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक करने हैं, जैसे कंस्ट्रक्टिव क्रिमिनलिटी, जनरल एक्सेप्शन, अटेम्प्ट, अबेटमेंट और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको कुछ लैंडमार्क जजमेंट है, जैसे कि बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, या जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। फिर हम आते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट पर। लॉ ऑफ टॉर्ट में भी सिमिलरली आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर फोकस करना है, जैसे डैमनम साइन इंजूरिया, इंजूरिया साइन डैमनम, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी एंड वाइकरस लायबिलिटी। इनसे ही आपको क्वेश्चन आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट केसेस अगर हम टॉर्ट में देखें तो वो है हमारे ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल केस, एशली वर्सेस वाइट, भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड रैलन वर्सेस फ्लेचर। तो यहाँ पर भी टॉर्ट में आपको सारे जजमेंट्स को नहीं पढ़ना है। इसके बाद हम आते हैं अदर लॉज पर। जैसे कि हमने आपको कुछ बताया, हमें अभी आपको बताया कि अदर लॉ में
हम 35 सब्जेक्ट आपको पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ मैं कुछ इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो जिसमें आपका है एडीआर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटरनेशनल लॉ एंड करंट लीगल जीके, ठीक है। ये सब आपको पढ़ना है। तो ओवरऑल बात ये हुई कि लीगल एप्टीट्यूड में आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, और जो भी पढ़ना है अच्छी तरह से पढ़ना है। फोकस आपको कंसेप्ट क्लियरिटी पे रखना है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको लेनी है, ठीक है, ना कि क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो इसलिए कम टॉपिक पढ़ने हैं, बहुत अच्छी तरह से पढ़ने हैं, ठीक है। Hey everyone, welcome to the online session of Manu Law classes. In today's video, as you have been watching it, all the faculties are discussing the strategy of 1 year. So in my lecture, today I am going to cover English section, how you are going to take up English section and all the strategies in this video. Okay, so stay till the last to watch all the subjects so that you can have a great idea about how to prepare for this CLAT 2025 exam and ALA 2025 exam. So let's get started. The first thing that you need to know is know your syllabus. You should have a clear picture in your mind when it comes to the syllabus. CLAT syllabus and ALET syllabus and OLET syllabus as well. So OLET generally occur in the month of March, April and May, but they are quite similar. Reading comprehension is one thing that is similar in every exam, that is CLAT, ALET or OLET under English section. So reading comprehension is something that you have to work harder towards. Okay. So if I talk about the syllabus of CLAT, this year means the last year, in CLAT 2023, you had 24 questions of English section. In CLAT 2022, you had 35 or 30 questions around, and then CLAT 2021, same. So these all questions were based upon passages. Under passages, questions are based upon inference based, factual based, vocabulary based. No grammar is asked in CLAT examination. It has been trend from 2020 onwards that no grammar is asked in CLAT examination. So when it comes to CLAT strategy, what you need to do is you need to work harder upon the vocabulary section and solving reading comprehension. These two are the major thing that you have to work upon. So the question comes that how do you work upon vocabulary? Vocabulary can be only learned through its contextual meaning and by revision. अगर आप एक डिक्शनरी बैठ के मगअप करने बैठोगे, सालों निकल जाएगा, you will not be able to mug up all the words, learn all the words of dictionary. What you need to do is read an article of The Hindu, mark all the words that is alien to you, note it down somewhere and then practice again. If possible, cut that patch from where you have fetched those words, and when it comes to the revision time, read that article again and match the words. At least 3 times revision is needed if you want to inculcate any words in your mind. Okay? So in CLAT, you just have to work harder upon vocabulary and RC. Vocabulary can be worked upon through reading only. Reading, it can be historical, it can be scientific, it can be political, any type of context you have to read and take out words and keep reading again and again. Try reading an article at least 3 times so that you understand the gist of that article. Okay. Now let's talk about ALET. So in ALET 2023, again there were 50 questions. ALET 2022, that was the hardest of all examinations of ALET so far conducted, सबसे tough.
when ALET 2021, the year when they changed the syllabus. Now, when they asked 50 questions, so in year 2021, they had around 9 passages which were based upon vocab, grammar and RCs. Completely RCs. Under RCs, they asked vocab and then grammar. In LA 2022 again, complete passages. There was mixture of the passages. One passage had an article reasoning and English in itself. So 7 questions for reasoning, 5 questions for English. Last year in LA 2023 December, so in LA 2024 what they did, they gave questions based upon RC. Under RC, they had vocab, inference based questions and grammar based question. So when you have been familiar with the syllabus of the examination, you just need to decide the course of action. When it comes to course of action, as I told you, newspaper reading is a must, because you are not only learning the vocab, you are practicing harder to speed up your reading skills. If you are not a fast reader, you will not be able to complete the paper within the given span. I would recommend you to read the newspaper every day, at least 1 to 2 hours. So 1 for those who come from the school where English was the mode of communication and they have studied everything in English. So for them, it takes 1 hour. But if you come from a school or background where you find your English little weaker, ensure that you are reading at least 2 hours, because reading is not a one-day game. Speed is not a one-day game. You just have to read again and again, every day, revise and vocab learning. This should be a daily process. Secondly, solve RC daily from any source. There are a lot of reading comprehension based questions under various examinations that government conducts. So ensure that you can take it from anywhere. Solving RC is the main thing. You are taking which source you are referring, it doesn't matter. You can refer to any book. You can refer to online resources. There is no shortcut to solve an RC. There are some short tricks, but ultimately you just have to read and answer the question. Okay. So when you read newspaper, solving RC becomes a practice of reading that newspaper. So they are interdependent, if I say. आप RC को पढ़ते हो, solve करते हो, ये तभी possible होगा जब आप reading खूब कर रहे हो. So it's like background practice. Reading newspaper is a background practice and solving RC is the real-time exam practice. Then comes the vocab book. Vocab book comes from the source of newspaper. So newspaper can be a panacea for CLAT A-Late students, because you do not have to refer any other sources if you are religiously reading newspaper. English grammar. So when it comes to A-Late examination, they can ask grammar till any extent. So ensure that you have fair idea about subject-verb agreement, all the nouns like noun and number, noun and cases, and all the nouns, all the parts of speech, figures of speech, and subject-verb agreement, tenses, voice, narration, everything. You just have to have idea about. 1 or 2 marks they ask questions from grammar. Then comes the previous year question. So solving questions from 2020 to 2024 for both the examination. So CLAT में अगर हम बात करें, so 2020, 2021, 2022, 2023 and 2024. There have been 5 years paper. तो अगर आप सबसे पहले when you are going to start your preparation after boards, let's say, ensure that you go through the question paper first so that you have a fair idea so as to how to prepare for this examination. It goes with A-Late and CLAT both. Solving these 5 years paper will give you a fair idea about the nature of questions that are asked in examination, and also your course of action will be decided by doing this. So if you are going to start soon for CLAT examination, ensure you are starting from solving previous year question. This will help you. And then revision of the vocab. As I said, vocab cannot be learned in a day. You have to keep it up. You have to keep revising the words that you have written. You have to keep asking those words from your friends. Discuss the word in your friend. Let's say you are tired of studying harder.
just tell your friend that let's discuss these vocab and make sentences out of it. So this can be a fun also, and you can inculcate in that matter itself. So these were some tips and tricks for 1 year strategy. Make sure you are following these rules religiously. There is no shortcut to solve RC, as I reiterate. Ensure that you are studying harder. In case of any doubts or issue, you can reach out to Manu Law classes. We are happy to help you. All the very best. Hello everyone. So today we are going to discuss CLAT 2024 and AILET 2024 strategy for logical reasoning and quantitative aptitude. Now this strategy is very important for 1 year preparation, right? I hope you all are doing well in these subjects and your preparation are going well. But again, we have to do more good and more better for the preparation, right? For that, we need some strategy, we need some plan, proper execution will be the result of your CLAT 2024 and AILET. So let's start. देखते हैं क्या करना हमें लॉजिकल रीजनिंग पार्ट में. देखिए लॉजिकल रीजनिंग पार्ट 2 सेक्शन में डिवाइड है. ये जो 2 सेक्शन है लॉजिकल रीजनिंग पार्ट का, एक तो क्रिटिकल हो जा रही है और दूसरी एनालिटिकल हो जा रही है. ठीक है, तो क्रिटिकल में क्या आता है, एनालिटिकल में क्या आता है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, ये सब हम जानते हैं. ठीक है, अगर लॉजिकल रीजनिंग में बात करेंगे कि क्लैट में पूरा पैसेज बेस्ड सवाल आता है. ठीक है, अब इस पैसेज बेस्ड सवाल में एनालिटिकल की इंपॉर्टेंस कम हो जाती है, होती है पर कम हो जाती है. जैसे ब्लड रिलेशन पूछ सकता है पैसेज में से कहीं से उठा के, कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं है, पर पैसेज बेस्ड जब पूछ रहा है तो क्रिटिकल की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है. समझ रहे हैं कितने सवाल पूछेगा? अराउंड 28 to 32 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन द लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन. ठीक है, 28 से 32. आप एलेट की बात करेंगे तो एलेट में 40 से 45 सवाल, 40 to 45 will be in AILET, logical reasoning section. ठीक है, AILET में क्या डिफरेंसेस है? AILET में इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा बढ़ जाता है थोड़ा, ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. ठीक है, क्लैट में केवल क्रिटिकल इंपॉर्टेंट होता है. अब बात करेंगे क्रिटिकल में क्या इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल के क्वेश्चंस कैसे आते हैं. क्रिटिकल पैसेज बेस्ड रहेगा. ठीक है, और बेसिक जो क्रिटिकल में हमें पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि स्टेटमेंट अजम्पशन. ठीक है, क्रिटिकल में हमें पढ़ना है स्टेटमेंट अजम्पशन, फिर हमें पढ़ना है स्टेटमेंट कंक्लूजन. ठीक है, फिर हमें पढ़ना है स्टेटमेंट आर्गुमेंट और स्टेटमेंट इन्फरेंसेस. तो ये सारे मेजर टॉपिक्स हैं जिन पे क्वेश्चंस बनते हैं हमारे. ठीक है, कभी भी आप क्रिटिकल रीजनिंग को जब पढ़ेंगे बेसिक से, आपको पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट अजम्पशन क्या होता है, कैसे स्टेटमेंट अजम्पशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ठीक है, उसके बाद हम स्टेटमेंट कंक्लूजन पे आते हैं. हाउ यू कंक्लूड समथिंग, हाउ यू डिडक्ट समथिंग फ्रॉम द स्टेटमेंट. नाउ द आर्गुमेंट 2 टाइप के होंगे, एक तो स्ट्रेंथन द आर्गुमेंट होगा, एक वीकन द आर्गुमेंट होगा. तो जब आप स्ट्रेंथन द आर्गुमेंट, वीकन द आर्गुमेंट करेंगे तो आप पैसेज के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स समझ पाते हैं. ठीक है, तो आर्गुमेंट भी करेंगे हम, उसके बाद स्टेटमेंट इन्फरेंसेस करेंगे. इन्फरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखेंगे आप. तो ये जो 4 टॉपिक के लिए ये वेरिएशन है क्रिटिकल रीजनिंग का, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसको समझना, इसके बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है. तो आप इसकी प्रिपरेशन इसी रिस्पेक्टिवली करेंगे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब देखो एनालिटिकल के बहुत सारे टॉपिक हैं, पर अगर क्लैट और एलेट को मैं देखूं तो आपको क्या पढ़ना चाहिए? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस. ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लैट और एलेट के लिए. ठीक है, फिर आते हैं ब्लड रिलेशन. ठीक है, फिर आते हैं डिडक्टिव रीजनिंग, फिर आते हैं अल्फाबेट कोडिंग. अगर मैं प्रीवियस स्लाइड पे जाऊं और मैं ये बोलूं कि मुझे ये बताइए कि इसमें एलेट के लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है. स्टेटमेंट अजम्पशन पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं. ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एलेट ने. तो एलेट और क्लैट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, पर क्लैट पे केवल यही आता है, एनालिटिकल कम आती है. अगर आप एनालिटिकल की बात करेंगे तो ये एलेट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पर हाँ क्लैट भी सिलेबस पे क्वेश्चन पूछ सकता है. ठीक है, ब्लड रिलेशन पे पैसेज में क्वेश्चन बन सकते हैं, डिडक्शन बन सकता है, अल्फाबेट कोडिंग बन सकती है. तो इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस मत करिएगा, इन दोनों की प्रिपरेशन अच्छे से करिएगा, एनालिटिकल रीजनिंग और क्लैट क्रिटिकल रीजनिंग की. ठीक है, अब हम आते हैं स्ट्रेटजी टू हैंडल सीआर क्वेश्चंस.
अब बच्चों की प्रॉब्लम है कि बहुत सारे बच्चे स्ट्रगल करते हैं कि सीआर के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, पैसेज को समझना कैसे है। ठीक है, देखिए क्या करना है आपको, पैसेज में पहले आपको सीआर का पैसेज पढ़ना है। ठीक है, सीआर का पैसेज पढ़ना है, वो सारे ही बच्चे करते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सब्जेक्ट, सी द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किससे बात कर रहा है, पॉल्यूशन पे बात कर रहा है, पॉपुलेशन पे बात कर रहा है, ब्लैक मनी पे बात कर रहा है, और कोई भी चीज, कोई पॉलिटिकल पार्ट है, कोई इकोनॉमिक्स मीट है, एनीथिंग दैट ही इज टॉकिंग अबाउट, सी द सब्जेक्ट, राइट, सी द सब्जेक्ट। उस सब्जेक्ट के बाद ऑथर रिव्यू, ऑथर का व्यू क्या है उस पॉइंट को लेके, कॉन्ट्रडिक्टरी है, ऑथर खुद में कॉन्ट्रडिक्टरी है कि फेवर कर रहा है कि ऑपोज कर रहा है। ठीक है, फिर ऑथर व्यू पे आते हैं, समझ में आई बात। उसके बाद कह रहे हैं वो पैसेज क्या कंक्लूड कर रहा है, व्हाट द पैसेज इज कंक्लूडिंग, करेक्ट है, व्हाट द पैसेज, मतलब वो द कंक्लूजन विल बी रिटन समवेयर इन द पैसेज, नाउ यू हैव टू सी दैट। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, सवाल पढ़िए, रीड द क्वेश्चन, फिर क्या करना है, एलिमिनेट द ऑप्शंस, फिर ऑप्शन एलिमिनेट करिए। ठीक है, सवाल पढ़िए, ऑप्शन एलिमिनेट करिए, चूज द बेस्ट ऑप्शन। ये होता है तरीका क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, और मुझे लगता है कि आपको ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत हेल्प करेगा आपके प्रिपरेशन में। ठीक है, इस एक साल को यूटिलाइज करिए, यूज करिए, ताकि आपकी रैंक अच्छे कॉलेजेस में आ पाए। आगे बढ़ते हैं हम, चलिए फिर आते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जैसा कि आप समझ रहे होंगे कि क्लैट के लिए इंपॉर्टेंट है, डेटा इंटरप्रिटेशन आता है, एलेट में नहीं आता है। ठीक है, एलेट में मैथ्स हटा दी गई है। अभी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें अगर हम, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन, तो डेटा इंटरप्रिटेशन खुद में ही बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, कोई लिमिट्स नहीं है ना, मतलब आपको क्या होना चाहिए, अर्थमेटिक आनी चाहिए। अर्थमेटिक मतलब बेसिक ऑफ मैथ्स। सबसे पहले डीआई के लिए आपको अरिथमेटिक मतलब बेसिक आना चाहिए। बेसिक में क्या आना चाहिए भाई, परसेंटेज आना चाहिए। ठीक है, करेक्ट, रेशियो प्रोपोर्शन आना चाहिए, एवरेज आना चाहिए, प्रॉफिट लॉस आना चाहिए, टाइम एंड वर्क आना चाहिए आपको, और स्पीड डिस्टेंस टाइम आना चाहिए। मतलब पहले हमें डीआई पढ़ने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अर्थमेटिक का बेसिक आना चाहिए, मतलब बेसिक चैप्टर्स क्लियर होने चाहिए। क्या, परसेंटेज क्लियर होना चाहिए, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, स्पीड डिस्टेंस टाइम, इतनी सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब इसके बाद आपको क्या करना चाहिए, इसके बाद आप फोकस करेंगे किस पे, कैलकुलेशन पे। समझ में आ रही बात, इसके बाद आप फोकस करेंगे कैलकुलेशन पे। ठीक है, कैलकुलेशन अच्छी करेंगे। ठीक है, मतलब बेसिक मैथ्स की कैलकुलेशन आनी चाहिए, लीनियर इक्वेशन बनाने आना चाहिए आपको, राइट, ये चीजें मस्ट है। फिर क्या आना चाहिए, सिंपल इक्वेशंस सॉल्व करने आने चाहिए, सिंपल इक्वेशंस सॉल्व करने और बनाने भी आने चाहिए, है ना, ये दो चीज आना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन पे। अगर बात करें क्लैट के सिलेबस के अकॉर्डिंग तो 10 से 15 सवाल आ सकता है। ठीक है, 10 to 15 क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड इन द क्लैट। नाउ व्हाट इज डेटा इंटरप्रिटेशन? डेटा इंटरप्रिटेशन के पहले की चीज बता दी मैंने, क्या करना आपको, बेसिक मैथ आनी चाहिए, बेसिक अर्थमेटिक, उसमें 4-5 चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे आप। उसके बाद कैलकुलेशन पे काम करेंगे, फिर सिंपल इक्वेशंस पे काम करेंगे। तो बात क्लियर है। अब आते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। अब जो क्लैट पूछता है, ठीक है, बिना ऑन बेसिक के नहीं आएगी। फिर आते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन में बार ग्राफ आना चाहिए, पाई चार्ट आना चाहिए, टेबल बेस्ड क्वेश्चन आने चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि स्लेट आना चाहिए आपको। ठीक है, क्योंकि क्लैट 2 साल से लगातार इसी पे सवाल पूछ रहे हैं, इनमें कुछ नहीं आया है तो केस लेट आना, और ऐसा नहीं इस पे नहीं आ सकता है, आ सकता है। तो बेसिक्स अच्छे रखिए। ठीक है, फिर केस बेस क्या होता है, पैसेज होता है,
उस पैसेज को रीड करना है, उसमें से डिडक्ट करना है परसेंटेज पे क्या क्वेश्चंस हैं, या किसी भी चैप्टर्स को लेके वो केसलेट बेस्ड क्वेश्चन बने होंगे तो उसको आपको सॉल्व करना है। तो ये स्ट्रैटेजी आपको बहुत सारी हेल्प करेगी, बहुत अच्छे से हेल्प करेगी आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। और मुझे लगता है जो भी हमने यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देगी ये बहुत यूजफुल है आपके लिए, और आप इस पे काम करेंगे, फिर जाके आपका सिलेक्शन किसी अच्छे कॉलेज में हो जाएगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर यू, थैंक यू सो मच। I am Naresh Sharma, going to discuss with you the most important points that how you can tackle the questions from general knowledge or general studies or current affairs in the examination of ALET and CLAT. Here, All India Law Entrance Test, and CLAT means Common Law Admission Test. So guys, ये जो पोर्शन है जीके एंड करंट अफेयर वाला बहुत सारे बच्चों को परेशान करता है, और स्टूडेंट्स के मन में ये आइडिया आते हैं बार बार, उनके मन में टेंशन होती है कि जीके का बहुत बड़ा सिलेबस होता है, करंट अफेयर बहुत बड़ा पोर्शन है, इट्स लाइक द पैसिफिक ओशियन। तो इस सब को हम कैसे डील कर सकते हैं, आज मैं आपको पूरी 1 ईयर की स्ट्रेटेजीज पर बताने वाला हूं कि आप क्लैट और एलिट इन दोनों के लिए जीके वाले पोर्शन को, करंट अफेयर वाले पोर्शन को कैसे डील कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक पॉइंट्स। आइए हम एक एक करके इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। हमारा मेन फोकस होगा जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। सो क्या क्या हमारे पास पहले पॉइंट्स हैं, देखो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास में, गो थ्रू द सिलेबस मल्टीपल टाइम्स। देखो आप दुनिया का कोई भी एग्जाम देने जाएंगे और यदि आपको उसका सिलेबस नहीं पता, आप कितना भी पढ़ लीजिए, आप अंधेरे में तीर चलाने जैसा होगा, जस्ट शूटिंग लाइक इन द डार्क, वैसा ही आप करने जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए कि आप अपने सिलेबस को, जो ऑफिशियल सिलेबस है, उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। उसकी एक्सपेक्टेशंस आपको वहां से समझ में आएंगी कि जो एग्जामिनर है, जो एग्जामिनेशन हमारा होने वाला है, उसमें एग्जैक्टली हमसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अदरवाइज होगा क्या, आपको जब सिलेबस नहीं पता होगा तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि जो आपको नहीं पढ़ना है वो पढ़ेंगे, और जो पढ़ना है हो सकता है आप उसकी स्टडी कर ही ना पाए। देखो बेसिक पॉइंट होता है दैट व्हाट यू शुड रीड। ज्यादातर स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हमें क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है बेसिक क्वेश्चन है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे फैकल्टीज हर जगह बताया जाता है ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें से निकल करके आता है वो है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। अगर आपको सिलेबस पता होगा तो जब आप न्यूज़पेपर रीड कर रहे होंगे, कोई मैगजीन रीड कर रहे होंगे, तो वहां आप उसी चीज को पढ़ोगे, उसी टॉपिक को पढ़ोगे, उसी मेंटालिटी के साथ पढ़ोगे, उसी अप्रोच के साथ पढ़ोगे जो आपके काम की है। और जो स्किप करने वाले आइटम्स होंगे, पॉइंट्स होंगे, टॉपिक्स होंगे, कॉन्सेप्ट्स होंगे, उनको आप बड़ी आसानी से स्किप कर पाएंगे। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट व्हाट यू शुड रीड, बट इट इज मोर इंपॉर्टेंट दैट व्हाट यू शुड नॉट रीड। तो क्या आपको स्किप करना है वो आपको पता चलेगा आपके सिलेबस से। तो आपको मल्टीपल टाइम्स अपने सिलेबस को देखना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है अटेम्प्ट द पास्ट ईयर पेपर्स। देखो आप कितना भी पढ़ लीजिए, आपको सिलेबस भी बहुत अच्छे से पता हो और आपने बहुत सारा कंटेंट पढ़ा हो, यू हैव रीड various kinds of books, magazines, daily newspaper, and you may listen various kinds of online books or watching videos from YouTube, ये सब आप बहुत कर सकते हो। बट अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस नहीं किया है, आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को नहीं देखा है कि क्वेश्चंस का कैसा अप्रोच है, क्वेश्चंस का नेचर क्या है, तब तक आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आपके लिए ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है कि PYQs को आपको देखना है और कोशिश कीजिए 5 to 10 इयर्स के PYQ को आप अटेम्प्ट कीजिए। आप यकीन मानिएगा
कि आप बहुत सारे काम नहीं भी कर पाएंगे, तब भी आप PYQ के बेसिस पर बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी, बहुत बड़ा आपके पास में ऐसे मेन पॉइंट्स हाथ लग जाएंगे कि उनके बेसिस पर आप अपने एग्जाम को बड़ी आसानी से क्या कर पाओगे, टैकल कर पाओगे। सो गाइज, ऑलवेज अटेम्प्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ये सारे एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल होता है। आप क्लार्क दीजिए, एलेट दीजिए, ओलेट दीजिए, यूपीएससी दीजिए, पीसीएस दीजिए, कोई भी एग्जाम आप दीजिए, उसमें आपको ये काम हमेशा करना है कि पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखना है कि आप ये आइडिया लगा पाए कि एक्चुअल में हमसे क्वेश्चन किस लेवल का पूछा जाएगा। जब आपको PYQ पता होंगे तो आपको स्टडी करते समय ये सब आपके माइंड में रहेगा कि मुझको ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, मुझको इस अप्रोच में पढ़ना है, उस अप्रोच में नहीं पढ़ना है। लास्ट ईयर का मैं यदि आपके सामने एग्जांपल रखूं तो रिसेंट जो क्लैट हुआ है उसमें उन्होंने गाजा और इजराइल वाले इशू से क्वेश्चन पूछा, बेसिक से क्वेश्चंस पूछे, है ना, पैराग्राफ बेस्ड। यूक्रेन वाले इशू से क्वेश्चन आए, चंद्रयान से क्वेश्चन आया, जलियांवाला बाग से क्वेश्चन आया। आप और ये सारे मैंने क्लास में बच्चों को बताए थे कि देखो इस प्रकार के ये टॉपिक्स हैं, आपको ये प्रिपेयर करने हैं, यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं और बच्चों को वहां से क्वेश्चन मिले। तो आपको PYQ हमेशा देखने हैं कि हमको एक्चुअल में एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्वेश्चन कैसे होंगे, तो वो आइडिया आपको लगेगा कहां से, PYQ से। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द टॉपिक्स। अब जो टॉपिक वहां पे पूछे जा रहे हैं उनका आपको नेचर भी पता होना चाहिए। टॉपिक्स का नेचर कैसे, सपोज करो रिसेंटली हो सकता है कि कहीं कोई स्पीसीज मिली हो बटरफ्लाई की या कोई एलिफेंट की या कोई भी स्पीसीज मिली जंगल में, फॉरेस्ट में। आपने क्या किया, उस फॉरेस्ट की उस स्पीसीज के बारे में दुनिया भर का रिसर्च कर लिया आपने। अगर आपने PYQ नहीं देखे हैं तो आपको ये आइडिया नहीं लगेगा कि टॉपिक का नेचर कैसा है। तो जब आप PYQ लगाओगे तो वहां से आइडिया लगेगा कि क्वेश्चंस का नेचर ऐसा होता है, टॉपिक का नेचर ऐसा होता है। तो रिसेंट वाले एग्जाम में आप यदि देखेंगे कि गाजा और इजराइल हमास वाला ही जो इशू है वहां से क्वेश्चंस आए हैं, पूरे टॉपिक से उन्होंने कई सारे क्वेश्चन पूछे और बेसिक क्वेश्चंस पूछे। वहां से आपको आइडिया लगेगा कि एक्चुअल में आपको किस अप्रोच से अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो टॉपिक्स का नेचर भी आपको वहीं से पता लगेगा PYQ से, ठीक, कि उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। मींस आपके लिए एक्सपेक्टेशंस तो है कि आपको जो है उसका बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। आप बेसिक छोड़ करके बाकी सब पढ़ रहे हो, आप एग्जाम ठीक से डील नहीं कर पाओगे क्वेश्चंस को, इसीलिए नेचर ऑफ द टॉपिक्स आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास में है आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द क्वेश्चन। जिस तरह से आपको टॉपिक्स का नेचर पता होना चाहिए, इन द सेम वे यू हैव टू आल्सो अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द नेचर ऑफ द क्वेश्चन। कि क्वेश्चन का नेचर क्या आपसे बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट पूछ रहा है या केवल फैक्ट पूछ रहा है या उसके बेसिक पॉइंट्स पूछ रहा है या उसके जो है एडवांस लेवल की जो इंफॉर्मेशन है उसको आस्क कर रहा है। जैसे चंद्रयान से क्वेश्चन आए लास्ट वाली क्लास में, क्या पूछा उन्होंने, लैंडर क्या है, रोवर क्या है, इनके नाम क्या है, इनकी क्या फंक्शनिंग है, ये बेसिक क्वेश्चन ही तो पूछे। अब सपोज करो आप ये बेसिक चीज आप पता न रखें, बाकी आपको सब पता हो चंद्रयान के बारे में कि कब लॉन्च हुआ, साउथ पोल पे हुआ कि नॉर्थ पोल पे लॉन्च हुआ। अगर आपको बेसिक नहीं पता है, PYQ आपने नहीं देखे, तो you will not be able to find out the nature of the questions and suppose you are supposed to attempt those questions. Now sources for study and preparation, इसके लिए आपके पास सोर्स क्या होना चाहिए। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सजेस्ट यू दैट डोंट गो फॉर मल्टीपल सोर्सेज, ट्राई टू समराइज योर सोर्सेज एंड फोकस ऑन रिवीजन। आपको रिवीजन पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। आप कई बार यह कहा जाता है कि डोंट रीड 100 books one time but read 1 book 100 times। तो आपको क्या करना है, रिवीजन पे ज्यादा फोकस करना है, ना कि मल्टीपल बुक्स पर, मल्टीपल मैगजीन्स पर या मल्टीपल न्यूज़पेपर्स पर। ऐसा नहीं करना है कि आप मीन्स सारे के सारे न्यूज़पेपर डेली पढ़ना स्टार्ट कर दें, सारी मैगजीन पढ़ना स्टार्ट कर दें, बहुत सारी बुक्स ले आए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, सबकी बुक्स ले आए, नहीं। आपको बेसिक नोट्स अपने मींस जो आपको कंटेंट आपके इंस्टीट्यूट से मिल रहा है, आप जो मैगजीन से अपना कंटेंट प्रिपेयर कर रहे हो,
वहां से अपने नोट्स प्रिपेयर करो और उनका मल्टीपल टाइम क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। ऐसा नहीं करना है कि एक एक चीज पर आपके पास में एक टॉपिक पर 10-10 जगह से आपने नोट्स ले रखे हैं, कंटेंट ले रखा है। नो, ये आपको लिए काम नहीं करेगा। यू विल गेट कंफ्यूज्ड, आप कंफ्यूज हो जाओगे मल्टीपल सोर्सेज में। फिर है ऑलवेज मेक योर ओन नोट्स। ठीक है, आपको अपने कुछ नोट्स बनाने ही होंगे। जब आप पेन चलाओगे, when you will use your pen and paper, then it will definitely help you to memorize the things, to understand the concepts, because you cannot write without thinking. ऐसे समझ लीजिए कि पेन से जब आप अपने पेपर पर लिखते हैं, अपने नोट्स बनाते हैं, तो ऐसे समझो जैसे कि माँ सरस्वती का वरदान है ये। क्या पेन चलाओगे, लिखोगे, कॉपी पर नोट्स बनाओगे, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। वो चीजें आपको मेमोराइज हो जाएंगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, बिकॉज आप बिना सोचे लिख ही नहीं सकते। तो जब आप सोचोगे तो ब्रेन की एक्सरसाइज वहां पर होगी। ब्रेन में आपके वो जो पॉइंट्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी हार्ड डिस्क में सेव होंगे, अदरवाइज सेव नहीं होंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट फिर हमारे पास प्रायोरिटी द रिवीजन। अभी आपको बताया कि ज्यादा कंटेंट से आपका काम नहीं चलेगा, बट मल्टीपल रिवीजन्स पर आपको फोकस करना है। अपना एक डे कोई फिक्स कीजिए कि उस डे में आपको, मीन्स आपने संडे फिक्स कर लिया कि संडे को मैं केवल वो वाले टॉपिक्स रिवाइज करूंगा या करूंगी जो मैंने लास्ट वीक में पढ़े हैं, उसको रिवाइज करो। नेक्स्ट वीक में फिर नेक्स्ट पढ़ो और फिर उसको रिवाइज करो। फिर क्या होगा, आपके पास में जो आपके नोट्स बन जाएंगे, वही नोट्स आपके लिए काम आएंगे लास्ट मोमेंट पर, बिकॉज एग्जाम से 10 डेज पहले, बिफोर 10 डेज ऑफ द एग्जामिनेशन, आपके पास में इतना टाइम नहीं होगा कि 500 पेज की आप बुक पढ़ सकें। सो अपने नोट्स बनाओ और उनका एक रिवीजन का टाइम रखो कि एग्जाम से पहले 15 डेज 8 डेज पहले आप अपने नोट्स को रिवाइज कर सकें, बिकॉज वो आपकी हैंड राइटिंग में होंगे, आप बहुत जल्दी उनको रिकॉल कर पाएंगे। फिर है मस्ट अटेम्प्ट मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आप कितना भी पढ़ लीजिए, ज्ञानी हो जाइए, आप दुनिया भर के प्लेटो हो जाइए, बट आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की आपको आइडिया नहीं आएगा कि क्वेश्चंस को केवल नॉलेज से ही नहीं, उस समय वहां पर कुछ स्ट्रेटेजीज भी काम आती हैं, कुछ एलिमिनेशन मेथड भी काम आते हैं, कुछ ट्रिक्स भी काम आती हैं, जो कब डेवलप होती हैं, जब आप मल्टीपल मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं। वो स्ट्रेटेजी, वो मेथड्स, वो अप्रोच, वो हैबिट्स ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती हैं जब आप मल्टीपल मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं। तो आपके लिए मस्ट है कि आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने ही करने हैं, इसके बिना आपका काम नहीं चलने वाला। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स की। उसके लिए मैंने आपके लिए बनाया है कि ऑलवेज डू एंड नेवर डू। ये काम आपको करने हैं और ये वाले पॉइंट्स पे आपको काम नहीं करना है, इन चीजों से बचना है। तो पहला पॉइंट क्या है जो आपको करना है कि डेली हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर या करंट अफेयर मैगजीन, जो कुछ भी है आप पढ़ रहे हो, उसकी डेली हैबिट में रखिए। बिकॉज आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने 10 डेज खाना नहीं खाया और 11th डे आपने क्या किया, पूरा 10 डेज का खाना इकट्ठा किया और एक साथ बस आपने उसको जो है निगल गए, खा गए। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो जैसे यू कैन नॉट ईट द फूड ऑफ लास्ट 10 days in just a one day, in a one go. In the same manner, you cannot memorize the content, you cannot read the whole content, the whole material of last 6 months or 10 days in just 1 hour or 1 day. तो आपको क्या करना है, डेली की आपको हैबिट रखनी है स्टडी करने की। क्या करना है, अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन, मीन्स आज नहीं, चलो कल कर लेंगे, आज मूवी देख लेते हैं, अभी थोड़ी देर और 2-4 रील देख लेते हैं, फिर स्क्रॉल करते करते आपका कब 2 घंटे निकल जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए जो है एक कहावत है ना कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगो कब। मीन्स जो काम आपको बाद में करना है उसको कल परसों पर न टालें, उसको आज ही करें, अभी करें। आपको लग रहा है कि मैं जो रील पर, सोशल मीडिया पर अपना टाइम वेस्ट करता हूँ, कल से बंद कर दूंगा, कल से क्यों नहीं, आज से ही करो, अभी से करो। तो इस चीज पे आपको काम करना है, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है, चीजों को डिले नहीं करना है लास्ट मोमेंट के लिए। ऑलवेज मेक योर नोट्स, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आपको नोट्स अपने बनाने हैं। फिर ऑलवेज वर्क ऑन रिवीजन,
समराइज कर रहा हूं कि आप एक प्लान वे में अपना रिवीजन पक्का करो अपने नोट्स का, अटेम्प्ट मल्टीपल मॉक टेस्ट, ये आपको करने ही करने हैं। कोशिश करो कि एवरी वीक कम से कम 2 मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट करें, जिससे कि आपकी सिटिंग हैबिट हो, क्वेश्चंस को डील करने की हैबिट हो, वहां पर आपकी टॉलरेंस पावर बढ़े, रिटेंशन पावर बढ़े, कुछ स्ट्रेटेजी डेवलप हो। फिर है अवॉइड कंपनी ऑफ नेगेटिव पीपल। नेगेटिव लोगों से आपको दूर रहना है। मींस जो आपको केवल नेगेटिव बातें करते हो, डिमोटिवेट करते हो, भाई मैं तो पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मेरा तो हो नहीं पाएगा, भाई तेरा भी नहीं होगा, है ना, जब मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ तो तेरा कैसे हो जाएगा, भाई उसने 4-4 घंटे 10-10 घंटे स्टडी की थी, उसका तो हुआ नहीं, तेरा कैसे हो जाएगा। ऐसे लोगों से आपको बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर लो अपने आप को। केवल पॉजिटिव लोगों के साथ रहो और अपने काम पर फोकस करो, अपनी स्टडी पर। बी मोटिवेटेड। और क्या रखना है फिर आपको? स्टे मोटिवेटेड। अपने आप पर भरोसा रखिए, ईमानदारी से आप काम करिए, बी ऑनेस्ट के साथ में, मींस बी ऑनेस्ट, अपने साथ में आप ऑनेस्ट रहिए। और आपको ऑनेस्टी के साथ साथ अपने पास साथ क्या करना है? बी ब्रूटल टू योरसेल्फ। अपने आप के साथ में भी आप क्रूअल हो जाइए, ब्रूटल हो जाइए। अपने आप पर बिल्कुल दया नहीं करनी है आपको। अपने लिए कॉम्पेंसेशन नहीं चाहिए आपको कि अपने ऊपर दया करें, नहीं यार आज तो थक गया, आज नहीं पढ़ना, नहीं, थक गए उसके बाद भी पढ़ो। अपने आप को टॉर्चर करो, मेहनत करो, तब चीजें अचीव होती हैं आपको। क्या नहीं करना है ये भी देख लीजिए। अवॉइड अननेसेसरी टॉपिक्स इन न्यूज़पेपर। ठीक है, कि 4 चोरों ने वहां पर ताले चटकाए, एक जेब कतरे को पकड़ लिया। इस प्रकार के जो अननेसेसरी टॉपिक्स हैं उनसे आपको बचना है, वो आपको नहीं पढ़ना है। यू हैव टू फोकस ओनली ऑन इंटरनेशनल और नेशनल इश्यूज, जो पूरे वर्ल्ड के लिए, नेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो, उन पर आपको फोकस रखना है। अवॉइड सोशल मीडिया, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम। हर समय मोबाइल पर लगे रहना, उसमें टाइम वेस्ट करना, आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग कम हो जाएगी। WHO ने भी इस पर एडवाइजरी जारी किया, शो किया है। आपको बहुत ज्यादा सोशल मीडिया यूज नहीं करना है। आप, मैं तो कह रहा हूँ कुछ समय के लिए आप अपने अकाउंट है जो सोशल मीडिया वाले, जो इंस्टा जो भी आप चलाते हो, उनको डिलीट मार दो 1 ईयर के लिए, जब तक आपका एग्जाम का टाइम आता है। उसके बाद इंस्टॉल कर लेना। ऐसा नहीं है कि आप उसमें 1 साल के लिए अगर आप इंस्टा नहीं चलाओगे तो आपकी फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी, या आप सांस लेना बंद कर दोगे, ऑक्सीजन बंद हो जाएगी आपकी। कुछ नहीं होना, ठीक है, वैसे ही रहोगे, मस्त रहोगे और उससे अच्छे रहोगे। तो डिलीट मार दो उन सबको। तो सोशल मीडिया से आपको बचना है। अवॉइड नॉन स्टैंडर्ड सोर्सेस ऑफ स्टडी। कहीं से भी इधर उधर से उठा करके कोई भी कंटेंट नहीं पढ़ लेना है। ठीक है, फ्री के चक्कर में नहीं रहना है। अच्छा बढ़िया ऑथेंटिक कंटेंट पढ़िए और वहां से अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। हमारी वेबसाइट पर आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। हम डेली न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं, वहां आप जाकर के सर्च कर सकते हैं मनु लॉ क्लासेस पर डेली न्यूज एनालिसिस। वहाँ डेली आप सुनिए, हम डेली वहाँ पे बहुत कुछ आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। डेली हमारा वहाँ पे ब्लॉग पोस्ट आता है, डेली करंट अफेयर का हम वहाँ पर बहुत कुछ कंटेंट आपको प्रोवाइड कराते हैं। आप हमारे यहाँ आकर के मॉक टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइज, आई हैव डिस्कस्ड विद यू वेरियस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स और पॉइंट्स विच यू हैव टू डू एंड व्हाट यू हैव नॉट टू डू। वो सब मैंने आपके साथ में समराइज किया है। तो आई होप कि आप इन सबको अपने माइंड में, ब्रेन में सेव करोगे। देखो, अर्जुन जो था वो कुछ स्पेशल स्टूडेंट था, वो मेहनत करता था, इसलिए आज उसके नाम से ही उसके गुरु को भी जानते हैं हम, गुरु द्रोणाचार्य को। उन्हीं के नाम पर गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिलते हैं स्पोर्ट्स में। तो आपको क्या करना है? स्पेशल बनना है, स्पेशल मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना है, और डेफिनेटली यू विल गेट सिलेक्टेड एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट।